नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कॉम्पिटिशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे साथी साहब आपने देख लिया थंबनेल कि हमारे यूपी पुलिस का जो जेल वार्डन की जो भर्ती है जिसका एग्जाम क्या है 18 और 19 दिसंबर को निश्चित हो चुका है। और आपने इसकी जो प्रेफरेंस वगैरह जो भरनी थी वो भर चुके होंगे और शायद नहीं भरी हुई तो भर भी देंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो आपके पास जो दिन है वो काफ़ी कम बचे हैं और बच्चों की जो रिक्वायरमेंट आ रही थी वो मैथ से रिलेटेड काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर हमें अब जो प्रैक्टिस सेट के बेस पे कराएं, ठीक है। तो इस तरह से अब लोगों ने हमने क्या किया है कि बैच एक ऐसा स्टार्ट किया जिसमें आपको जो 19 क्वेश्चन का जो बेस रहता है वो पूरा आने वाला है, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चनों को परीक्षा के आधार पर रखने वाले हैं। और अगर आपने इस 19 क्वेश्चनों में से अगर आपने 15 क्वेश्चन भी आपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए ना, 15 क्वेश्चनों का आंसर अगर सही आ रहा है, ठीक है, तो ये मान लीजिए आपकी जो मैथ है बिल्कुल सही जाने वाली और सटीक जाने वाली, ठीक है। तो मैथ की तरफ से टेंशन फ्री हो जाइएगा। अगर आपने 19 में से अगर 15 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए तो आपकी मैथ एकदम सुपर फास्ट है, एक नंबर है, यानी 100% पूरी तैयार है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का रिव्यू आप जरूर बताएं वीडियो के अंत में कि आपने जो यहाँ पे जो सवाल कराए गए 19 में से कितने सवाल आपने किए, ठीक है। चलो भाई, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन दे रखा है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो दो संख्या है, उनका जो गुणनफल है और गुणनफल तथा योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18, उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ऑप्शन आपके लिए दे रखे हैं कि 11 और 18 ये संख्या है तुम्हारी। तो देखो क्या कह रहा है, योगफल क्या कह रहा है, योगफल 11 और गुणनफल 18 ये दे रखा आपको। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं कहता हूं, मैं मान लेता हूं कि दो संख्या मैंने मान ली कि ए और बी, मैंने दो संख्या मान ली, ठीक है। तो इनका व्युत्क्रमों का योग निकालना है। व्युत्क्रमों का योग यानी जानते हो इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम करना। तो इसको लिख सकता हूँ, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा इसका, ए का क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा और बी का क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा। पूछा क्या है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है। क्या पूछा, व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है, तो हम इनका योग कर देंगे। व्युत्क्रम उन्होंने निकाल लिया। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम a इंटू बी हो जाएगा। और ऊपर क्या हो जाएगा, इसका हम करेंगे, इसका जब इससे भाग देंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद b बचेगा, b का a से गुणा 1 से गुणा करेंगे तो b आ जाएगा प्लस में। ऐसे इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे a बचेगा। अब क्या कंडीशन आई तुम्हारी, यहाँ पे बनी तुम्हारी a प्लस बी अपॉन ए बी, ठीक है। तो ये भिन्न आ रही है आपकी। तो आप कह सकते हो योगफल क्या है, यानी a प्लस बी क्या है तुम्हारा, ये है योगफल। और दो संख्या गुणनफल क्या है, a इंटू बी, ये है। तो क्या हो जाएगा इसका 11/18 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या है आपका 11/18, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है और सभी क्वेश्चन जो अगर आपने इसमें से, मैं बता रहा हूँ 19 जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसमें से अगर आपने 15 क्वेश्चन भी पूरे सही से कर लिए अपने आप, बिना किसी हिंट के, बिना किसी सॉल्यूशन की जरूरत के और टाइम को मैनेजमेंट करते हुए, तो आप ये मान लेना आपकी मैथ बहुत अच्छी है। और मुझे बताएं जरूर कि आपका कितना क्या रिकॉर्ड आ रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो भाई। कह रहा है कि रूट 0.441 अपॉन रूट 0.625, रूट 0.441 अपॉन रूट 0.625, ठीक। इसका हमें मान बताना है। क्या साथियों हम इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं कि अभी देखो कुछ बच्चे तो होंगे कि मैं इसको अगर पॉइंट के साथ में ये 3 अंक हैं तो 2 अंक आते हैं या 2 का जोड़ा बनता है वर्गमूल में, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर तो ये, लेकिन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले इसको रूट में दोनों में ऐसे हम लिख सकते हैं 0.441 अपॉन 0.625। तो देखो इस तरह से लिख सकते हैं आराम से। अब क्या होगा कि इसको मैं जब पॉइंट के बाद 3 अंक ऊपर हैं, पॉइंट के बाद 3 अंक नीचे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, इसका हम निकालेंगे 441 का क्या होगा 21 होगा, 625 होगा 25 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको हम डिवाइड करेंगे।
तो 25 से हमें 21 को भागित करना है, तो 21 तो हमारा भागित हो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम, पॉइंट लगाने के बाद क्या करेंगे हम, जैसे कर लेते हैं 21 और हमने किया 25 से डिवाइड करें, तो 0 पॉइंट लगाने के बाद हम क्या करें, 0 बढ़ जाएगी हमारे, तो क्या हो जाएगा 25 अट्ठे 200 अपॉन क्या माइनस का 10 आएगा, पॉइंट लगा हुआ 1 0 ले लिया हमने, तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100। बहुत ही आसान सा सवाल था, लेकिन देखने में थोड़ा टेढ़ा था, इसलिए तो इसका जो आंसर होगा 0.84, कौन सा ऑप्शन है, 0.84 बी ऑप्शन है इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला तो आपकी ये जो क्लास है ना, 15 दिन की क्लास है, 15 में स्पेशल क्वेश्चन कराए जाएंगे, और एक एक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बनते हैं, जो सिलेबस दे रखा उससे प्रत्येक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन उठाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 की पावर 2x प्लस 21 बराबर किसके है, 32 की पावर 3x माइनस 1 के बराबर है। हमें इसमें x का मान निकालना है, क्या निकालना है, x का मान, नीचे ले लेते हैं थोड़ा, x का मान निकालना है हमें। ठीक है, x का मान निकालना है, x का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम करेंगे भाई इसको, देखो हमें कहता है, एक नियम कहता है, घातांक का नियम कहता है कि जब आधार समान हो तो घात भी क्या होती है, समान होती है। तो जब हमारा आधार समान हो तो घात भी क्या होती है, हमारी समान होती है। ठीक है, तो क्या करने वाले हम, देखो यहाँ तो आधार क्या है, 2 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 21 और बराबर क्या हो जाएगा, मैं 2 को, इसको 32 को क्या लिखता हूँ, 2 की घात 5 ले सकता हूँ, और गुणा में क्या हो जाएगा 3x माइनस 1। ठीक है, अब देखो आधार हमारे समान हो गए, यानी इनकी जो वैल्यू है ये क्या बराबर है हमारे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 21 बराबर 5 या 15x माइनस के 5 हो गया। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 13x बराबर 26 हो जाएगा, और 13 दूनी 26, यानी x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। तो क्या आपका इसका आंसर बी सही हो जाएगा। साथ बताते रहें कि आपका कौन सा आंसर, कौन सा क्वेश्चन सही जा रहा है, किसमें दिक्कत आ रही है। अभी आपकी जो रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, अगर आपकी होगी तो आगे हम कुछ सोच सकते हैं जिस तरह से क्लास डिमांड रखोगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में आता है इस तरह से क्वेश्चन, लगभग हर पेपर परीक्षा में आता रहता है इस तरह का क्वेश्चन। तो क्या होगा इसका आंसर, सभी लोग कमेंट करके बताते हैं। जब भी जो भी वीडियो देख रहा हो इस चीज को देखते बताएं कि क्या रिव्यू आपका आ रहा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है आपका 1 प्लस 2 बटे 1 प्लस 3 बटे 1 प्लस 4 बटे 5। बहुत से बच्चे इस तरह के सवालों को करने में बहुत काफी कंफ्यूज रहते हैं। मानता हूं कुछ बच्चों को मैथ करना सीख चुके हैं तो उनके लिए बहुत इजी सवाल है, लेकिन जो बच्चे नहीं सीख जानते हैं तो उनके क्या थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको कि अगर इस तरह का सवाल अगर आपके सामने आता है तो आपको क्या करना है, ऊपर से सॉल्व नहीं करना है, नीचे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फ्रैक्शन में सॉल्व करना है। तो इस फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा कि 5 एलसीएम में आया, सॉरी इसको सीधे सीधे कर लेते हैं कि 5 4 9, 9 बटे 5 हो गया। ठीक है, यानी इस पूरे की वैल्यू क्या होगी हमारी 9 बटे 5, मैं इसको हटा देता हूं तो 9 बटे 5 हो गया। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 3 9, तो कितना हो गया ये। अब क्या करेंगे, 3 बटे 5 हो चुका है, 5 पहुंच जाएगा ऊपर, क्या हमारा 1 बटे 3। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 5 8, 8 बटे 3। अब 8 बटे 3 किसके नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी 8 बटे 3 आ गई। अब नई फ्रैक्शन क्या बनेगी हमारी 1 प्लस 2 बटे 8 बटे 3। चाहो तो इसको 2 से इसको 8 को काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो सीधा ले सकते हो 6। तो 1 प्लस 6 बटे 8, यानी क्या हो जाएगा 8 एक 8, 8 से 14, 14 बटे 8, यानी ये क्या हो जाएगा 7 बटे 4। तो 7 बटे 4 किस ऑप्शन में, 7 बटे 4 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं।
चलो भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सरलीकरण का है। तो क्या दे रखा है इसमें, क्या था, 0.9 माइनस मंझला कोष्टक माइनस 3.2 माइनस 7.1 माइनस 5.4 माइनस 3.5, ठीक है। और ये कोष्टक बंद, मंझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक बंद। तो साथ ही सबसे पहले क्या करना होता है हमें, सबसे पहले हमें क्या होता है, इसको छोटी ब्रैकेट को हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये माइनस माइनस के अंक हैं, इनको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9। सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 5 और 4 9 और 5 और 3 8, यानी 8.9 हो गया। ये माइनस का है और यहाँ पे 7.1 बचा है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 9 में से गया 8 और 7 में से 8 में से 7 जब माइनस होगा तो 1 आएगा, पॉइंट यहाँ लग गया, तो माइनस का ये बचेगा, ठीक है। अब करने को क्या करेंगे हम, इसकी जो वैल्यू है पूरी क्या होगी, माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं माइनस 1.8 आ गई, ठीक है। जब इसको हम बाहर लेके आएंगे अब तो क्या हो जाएगा हमारा, 0.9 माइनस मंझला कोष्टक 2.3 माइनस 3.2 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1.8 हो गया, ठीक है। अब क्या करने वाले हम, प्लस प्लस के अंकों को जोड़ देंगे और माइनस को हम घटा देंगे। तो ये प्लस का देखो एक ही रहा, एक ही रहा, तो इनको जोड़ने पे क्या आएगा हमारा, तो 8 और 3 11, हासिल लगी 1 2 और 1 3 और 1 4, 4.1 आया, माइनस 3.2 करना है आपको। अब इसको जब माइनस करोगे तो 11 में से जब 2 जाएगा तो कितना, 9 बचेगा, या 3 है तो ये हो जाएगा हमारा, तो 0.9 हो जाएगा, किसका, ये प्लस का है, ठीक है। तो अब अगला जो हमारा जो क्या बनने वाला है, अगला बनेगा हमारा 0.9 और ये प्लस का अंक, यहाँ पे इसकी पूरी की वैल्यू क्या आई हमारी, 0.9 आ गई हमारी, ठीक है। तो 0.9, अब तो ये प्लस का है, ये माइनस बाहर लगा तो माइनस आ जाएगा, और 0.9 में से 0.9 माइनस होगा तो क्या जाएगा, 0 इसका आंसर होगा। ऑप्शन इसका सी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने कि दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। और इनका जो लासा जो दे रखा है, लघुत्तम समावर्तक जो दे रखा है वो 108 है, तो इनका मासा क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसको x मानेंगे, y मानेंगे, या अगर हम जो भी कुछ मानते हैं, तो ऐसा कुछ मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, हमें सबसे पहले हम लिखेंगे अनुपात दे रखा है, संख्या का अनुपात कितना है, 3:4 है, 3:4 है। अब मैं बात करूं इनका जो एलसीएम है वो क्या बनेगा, लासा क्या बनेगा भाई, 3 और 4 का लासा बनेगा 12, और वास्तविकता में वो लासा कितना है, 108 है। अगर मुझे 12 को अगर 108 करना होगा तो क्या करना होगा, मुझे 9 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई। तो अगर देखो ये क्या है हमारा, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं संख्या निकालता हूं तो इंटू 9 होगा, इंटू 9 होगा। तो अब देखो संख्या निकालते हैं तो इनका जो 9 से 27 होगी संख्या, और ये 9 से 36 होगी। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन भाई 9 ही आ रहा है इसमें, तो इसलिए 9 ही हमारा मासा होगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। कह रहा है पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष होगा, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है, ठीक है। पिता की उम्र, दो यहाँ पिता लिख लेता हूं, पिता और बेटा, तो 7 गुनी है तो इसको मैं x ले लेता हूं, इसको 7x ले लेता हूं, ठीक है। तो अब जब ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद इनकी उम्र क्या हो जाएगी, 7x + 4 और x + 4। कह रहा है इनका योग 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो मैं इनको प्लस कर देता हूं, इसके बराबर 56 रख देता हूं। तो 7x और x कितना, 8x हो गया, प्लस के 4 और 4 8 हो गया, बराबर 56।
कितना हो जाएगा 8x बराबर, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और 8 से 48, x की वैल्यू क्या आई 6 आई। पूछा क्या इसने कि तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की उम्र कितनी है वर्तमान x है, तो यानी 6 वर्ष हो जाएगी इसकी। ऑप्शन क्या है इसका बी से हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बराबर बताते रहें क्या आ रहा है आपका रेस्पॉन्स, ठीक है। अगर कोई डिमांड है कुछ भी एक्स्ट्रा चीज की तो वो भी बताते हैं, ठीक है, कमेंट में नीचे आपको दिख रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम आईडी पे आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी भी दे रखी है, और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी चीज हो। आगे क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 3 विभिन्न योजनाओं में 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए 10%, 12% और 15% की दर पर धन निवेश करता है। प्रत्येक योजना की अवधि पूरी होने पर उसे समान ब्याज मिलती है, तो उसके निवेश का अनुपात क्या है, ये दे रखा है। तो भाई बहुत ही आसान सा सवाल है, इसको करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, तो सिर्फ इतना करना है कि इनको जो साधन ब्याज है इसको निकालना है, ठीक है। तो देखो मैं मान लेता हूं जो पहला जो धन है, यानी देखो 3 तरह के धन है, 3 धन है, तो उनको 3 धनों को पहले को x मानता हूं, दूसरे को y और तीसरे को z, ठीक है। थोड़ा इसको नीचे ले लेते हैं, थोड़ा इधर, यहां से दिख रहा है यहां से, चलो x, तो x जो कितने वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए है, इंटू 6, दर क्या है x की 10 है, अपॉन 100। इस साधारण ब्याज का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है, और इसकी जो सभी की जो ब्याज है बराबर है, तो यानी y इंटू कितना, y की जो कितनी दूसरी जो अब वो है कितना है 12 वर्ष के लिए है, और दर कितनी है इसकी, दर है इसकी 12, दर भी 12 है और समय भी 12 अपॉन 100, बराबर किसके है z इंटू कितना 12, सॉरी यहाँ पे 10 है, 12 इंटू 15, दिख रहा है ना, चलो दिख रहा है, अपॉन 100। अब देखो 100 से 100 तो खत्म हो गया। ये कंसेप्ट क्या बना, ये ब्याज निकालने का फॉर्मूला बनाया, और सवाल कह रहा है कि ब्याज जो है सभी की बराबर है, ब्याज सभी की बराबर है, तो ये ब्याज निकालने का फॉर्मूला बन गया, तो ब्याज से जो 100 आपस में कट गया। अब काटेंगे, देखो काट लो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 2 खत्म हुआ, 2 से 2, 2 से 2, ये खत्म हुआ आपस में, तो क्या बचा हमारे पास, तो x बराबर 2y बराबर 3z, ये बचा हमारे पास, ठीक है। तो इनका जब अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x का लेंगे x अनुपात y अनुपात z, क्योंकि इसमें अनुपात पूछा है, क्या पूछा है, अनुपात पूछा है, इस तरह के सवालों में अनुपात पूछा है। तो क्या करने वाले, तो x का अनुपात कितना 1 था, ठीक है, 1 हम लिखते नहीं, हिडन रहता है हमारा, छुपा हुआ रहता है, तो क्या हो जाएगा इसका 1/1 हो जाएगा। y का कितना 2 है, तो इसका अनुपात में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा इसका, और इसका z का 3 है तो 1/3 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा इसका 6 आएगा, जब इसके फ्रैक्शन सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 6, अनुपात 2 तिया 6 3, और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, यानी तो इसका जो आंसर क्या बनेगा 6:3:2, किस में मिल रहा है, 6:3:2 किस में, ए में मिल रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है इसका। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपका औसत का सवाल आ चुका है, यानी एवरेज चैप्टर से सवाल आ चुका है। प्रत्येक जो सिलेबस में जो दे रखा है सभी से आपके क्या क्वेश्चन लिए गए हैं, ठीक है, सभी से क्वेश्चन लिए गए। तो चलो भाई, कह रहा है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, इस प्रकार औसत रन 2 रन कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। तो हमें नहीं पता औसत रन कितने हैं, पिछले क्या रिकॉर्ड था क्या नहीं था, हमें ये क्वेश्चन दे रखी है, इसको हम सॉल्व करना है। तो देखो क्या है कि माना जो 19 से पहले कितनी पारी रही होंगी, 18 पारी रही होंगी, तो देखो 18 पारी का औसत रन कितना हो गया, औसत रन कितना मान लिया हमने, x मान लिया, ठीक है। तो कुल रन कितने हुए हमारे पास, कुल रन कितने हो गए 18x हो गए, ठीक है, 18x हो गए। इसके बाद कह रहा है कि 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, जिससे क्या होता है इसका एवरेज जो है
औसत जो 2 रन कम हो जाता है, ठीक है। 19वीं पारी में क्या करता है ये, 19वीं पारी की बात करते हैं, 19वीं पारी में 19वीं पारी में तो 19वीं पारी में कितने रन बनाता है, 78 रन बनाता है, ठीक है। तो 78 रन जब बनाता है तो क्या हो जाता है, दो कुल रन कितने हो जाएंगे इसके, 19 पारी तक, 19 पारी तक कुल रन कितने हो जाएंगे, तो इतने कुल तो पहले थे 18 पारी तक, अब 19 पारी ये रन है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे 18x और प्लस के 78, ठीक है, कुल रन आ गए। अब अगर इसका औसत जो क्या हो जाता है, 2 कम हो जाता है, क्या हो जाता है, औसत क्या हो जाता है, 2 कम हो जाता है, ठीक है। औसत क्या है, 2 कम हो जाता है। तो क्या करेंगे, औसत क्या इसका x है, तो 19वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा, 19वीं पारी का औसत कितना है, x है, तो कुल रन इसके हिसाब से कितना, x माइनस 2 कम हो रहा है ना, तो कुल जो रन है इसका क्या हो जाएंगे, कुल रन कितना हो जाएगा, कुल रन 19x माइनस 2 यानी 19x माइनस के 38, ठीक है, 19x माइनस के 38। अब देखो भाई ये चीज समझो कि 19वीं पारी तक कुल रन कितने, यहाँ पे ये है और वैसे देखा जाए तो ये है, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसकी तुलना कर देंगे। तो 19x माइनस 38 बराबर 18x प्लस के 78। तो ये क्या बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x बचेगा बराबर कितना हो जाएगा इसका, 78 प्लस के 38 यानी 8 8 16, हाथ से लगी 1, 7 3 11, 7 3 10 और 1 11, यानी 116 रन इसने बनाए होंगे 19वीं पारी में। सर उसका कितना है, दो औसत क्या है, दो हमने क्या औसत माना था, 18वीं पारी पर औसत कितना था, x था। अब क्या 2 रन घट गया है, 2 रन घट गया है, तो क्या हो जाएगा, -2 करेंगे तो कितना 118 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका आपका सॉरी 116 114, 2 घटेगा तो 114, तो ऑप्शन क्या है इसका आपका बी, ठीक है। ये चलो भाई एक और समझ लेते हैं इसको कि 18वीं पारी का औसत रन x है, कुल रन कितने हो गए, 18x हो गए। 19वीं पारी का जो रन है वो 78 है, ठीक है। तो 19वीं पारी तक कुल रन कितने हो गए, 18x प्लस 78 हो चुके हैं, क्योंकि जो 18x तक कुल रन यहाँ पे थे और प्लस में 78 रन इसने बनाए, तो ये हो गए, ठीक है। अब बात आते हैं औसत के ऊपर बात करते हैं। तो 19वीं पारी औसत जो क्या था उसका, पिछली पारी से 2 कम था, तो x माइनस 2 किया हमने, तो कुल रन कितने हुए, तो औसत गुणा पारी, तो 19 इंटू एक्स माइनस 2, तो 19x माइनस 38, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, इसकी तुलना की तो सीधा इसमें 116 आ गया। अब क्या 19वीं पारी का औसत पूछा है उसे, उसको 2 कम है, तो 116 से 2 का हटाएंगे तो 114 हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है और दिखने में काफी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है बहुत छोटा, ठीक है। कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% वृद्धि की गई है, तो इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग का क्षेत्र से कितना ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा होगा, ठीक है। चलो इसको करने वाले हैं, तो क्या दे रखा है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है, दोनों वृद्धि कितनी हो रही है, लंबाई चौड़ाई में, तो दो वर्ग की क्या लंबाई चौड़ाई तो होती नहीं है, एक ही वजह होती है, ठीक है। तो क्या करने वाले हम कि इसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है, ये प्रतिशत का सवाल है और कह सकते हो इसको मेंसुरेशन में भी आता है, ये टॉपिक मेंसुरेशन में आता है, प्रतिशत में, दोनों में आता है। तो देखो क्या करेंगे, इसको जब वृद्धि हो रही है तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई, 50, ये कितना 50 हो गया, प्लस के 3 दूनी 6 यानी 56%, ठीक है। अगर यहाँ पे जो हमारा जो मान है क्या आता, माइनस का आता, तो ये हमारी कमी होती, और यहाँ पे क्या हमारा प्लस का है, तो यहाँ पे वृद्धि होगी, ठीक है। लेकिन अब एक चीज बात समझो, यहाँ पे माइनस आने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या दोनों चीजों में क्या वृद्धि हुई है, इसलिए यहाँ पे माइनस आने का चांस ही नहीं है। तो क्या उसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपए है, यानी 2 घड़ियां 840 रुपए में खरीदी है। इसके बाद एक घड़ी को 16% लाभ
पर दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है, यानी एक को 16% लाभ पर, दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। कुल सौदे में ना तो लाभ हुआ ना हानि, उसने जो सौदा किया, जो उसने अपना जो माल बेचा उसमें ना तो उसे लाभ हुआ ना हानि हुआ, यानी कुल मिला के 840 में ही बिकी है दोनों घड़ियां। तो वह घड़ी जिसे दुकानदार लाभ पर बेचता है उसका क्रय मूल्य क्या होगा ये बताना आपको, ठीक है। तो करेंगे इसको कैसे करना होगा, मैं यहां पे लिख लेता हूं। लाभ वाला पूछा है तो देखो लाभ प्रतिशत और यहां पे हानि प्रतिशत, ये आपको मिश्रण के क्वेश्चन से बनना है, मिश्रण के चैप्टर से बनना है, ठीक है। तो कह रहा है देखो कितना लाभ प्रतिशत कितना 16 है, यानी कितना हो जाएगा क्रय मूल्य से कितना हो जाएगा 116% हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि हानि कितनी है 12% की हानि हुई है, तो कितना हो जाएगा 88% पे यहाँ पे विक्रय मूल्य हुआ है। कह सकते हो नहीं कह सकते हो भाई, जब माल जो है 16% लाभ पर बिका है तो कितना 116% में बिका है, जब माल जो 12% हानि पर बिका है तो 88% में बिका है, ठीक है, बात है समझिए। अब ये कह रहा है कि उसमें जो हमें ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई है, तो यानी क्या हुआ पूरा जो माल है जो 100% पर ही बिका है, ठीक है। तो इसका जो अंतर निकालेंगे तो इसका कितना अंतर हो जाएगा 12, इसका अंतर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो लाभ वाला सही आ गया और हानि वाला ऐसा आ गया। तो इसको जब अनुपात के रूप में तोड़ेंगे तो 4 या 12 और 4 चौक 16, अनुपात यो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। पूछा किसका है लाभ वाले का, तो लाभ वाले का अनुपात कितना है 3 है। तो कुल विक्रय मूल्य कितना था 840 इंटू 3/7, 12×7 = 84 यानी 120 इंटू 3 यानी 360 इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए से हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते। चंदू ने एक घड़ी अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदी, किंतु उसने उसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो देखो चंदू ने क्या है माना, अंकित मूल्य क्या माना उसका 100 मान लिया हमने अंकित मूल्य, यानी मार्केट प्राइस क्या मान लिया उसका 100, सेलिंग प्राइस कितना उसने खरीदा कितना में सीपी, इसको ऐसे लिख सकते हो खरीदा कितने में, थोड़ा इसके अंदर गलत हो जाएगा ऐसे। अंकित मूल्य क्या मान लिया, अंकित मूल्य 100, चंदू के पास कितने में आई, चंदू के पास डिस्काउंट क्या 20% था, ठीक है, तो चंदू के पास 80 रुपये में आई होगी। अब इसने क्या किया अंकित, उसने अंकित मूल्य पर ही बेच दिया चंदू ने, यानी उसने 100 रुपये में ही बेच दिया दोबारा से, मतलब पहले उसने खरीदा फिर से बेच दिया। विक्रय मूल्य दिख नहीं रहा, तो विक्रय मूल्य क्या है यहाँ पे 100। अब ये बताओ चंदू ने कितना प्रॉफिट कमाया, चंदू ने प्रॉफिट कमाया 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपये प्रॉफिट कमाया इसने चंदू ने, ठीक है। तो जब 20 रुपये प्रॉफिट कमाया है इसने तो कितने पे कमाया 80 पे कमाया है, तो इसका प्रतिशत जब निकालेंगे तो 20/80 इंटू 100 कितना हो जाएगा 20 चौक 80 और 4 से घटाए इसको 25 होगा, तो 25%। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ए से हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई अगर परेशानी या कोई डाउट है तो कमेंट करके और इंस्टाग्राम पर विजिट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लो। ये आप काम समय से आपका चैप्टर से आ चुका क्वेश्चन कि ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और 1/, ये कितना है 1 सेकंड रुकने भी, थोड़ा क्वेश्चन कट हो गया, 1/15 हाँ कट नहीं हुआ है, आगे दे दिया है कि 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद में सी कार्य को छोड़ देता है, तो ए और बी मिलकर उसे पूरा करते हैं, तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, तो इसको काम समय से आपको क्वेश्चन है बताएं जरा। चलो भाई देखो ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ए कर रहा है आपका 6 दिन में, बी कर रहा है 12 दिन में और सी कर रहा है 15 दिन में, ठीक है। तो इनकी क्षमता आ गई, इनका जो एलसीएम है क्या आएगा, इसका एलसीएम
60 आएगा। ठीक है, तो 60 आएगा, तो इससे जब कराएंगे 60 काम इससे कराएंगे तो कितने दिन में करेगा ये, कितने दिन में करेगा ये, 10 दिन में। इससे 12 वाले से कराएंगे तो 5 दिन में करेगा ये। ठीक है, और 15 से करेंगे तो 4 दिन में करेगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जब 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सीने छोड़ दिया, तो 1/8 कार्य हो चुका है हमारा, तो 1/8 कार्य कितना हो जाएगा हमारा, 60 का 1/8 कार्य कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और ये 15, 15 चौका 60, तो कितना 15/2 कार्य, 15/2 कार्य। ठीक है, तो 15/2 कार्य बचा है। अब देखो हमारा जो 15/2 कार्य हो चुका है, हो चुका है, तो शेष कार्य कितना बचेगा हमारा, एक चीज समझो, 15/2 कार्य हमारा हो चुका, तो शेष कार्य कितना बचेगा हमारा, 60 माइनस 15/2 कितना हो जाएगा, एक यहाँ पे लिया, 2 एलसीएम लिया, तो 120 माइनस के 15 यानी कितना हो जाएगा, 105/2। इतना हमारा कार्य बच चुका है। 105/2 यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ लिख लो 105/2। ठीक है, इतना आपका कार्य बचा है, शेष कार्य ये बचा है, शेष कार्य। अब इस शेष कार्य को कौन कौन कर रहा है, शेष कार्य को कौन कौन रहा है, तो कौन कर रहा है, ए और बी कर रहा है। तो ए की क्षमता क्या है, 10 है, और बी की क्षमता क्या है, 5 है। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हुई, 15। तो एक दिन में ये 15 काम करेंगे, तो इतना काम कितने दिन में करेंगे, तो 105/2/15। तो क्या इसके नीचे एक मानो, बाहर का बाहर से अंदर का अंदर से, कितना हो जाएगा, 105/2 × 15, तो 15 सत्ते 105, यानी 2 सही 3 दूनी 6 सही 1/2 दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल 4 समय दूरी से आ चुका आपका, कि एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घुड़सवारी करता है। ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से घुड़सवारी करता है। तो चाल क्या है इसकी, चाल है इसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि लेकिन प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट रुकता है। ठीक है, 6 मिनट रुकता है, और 90 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। भाई पहले तो सीधा सीधा निकालेंगे, दूरी कितनी है इसकी, दूरी है इसकी 90 किलोमीटर। तो इसके लिए जो समय लगने वाला है, जो सीधा सीधा समय लगने वाला है कितना, 90/18, यानी 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, 5 घंटे लगेंगे। अब देखो होगा क्या, होगा ये कि 5 घंटे लगेंगे, लेकिन क्या कह रहा है, 7 किलोमीटर पूरा होने पर घोड़ा बदलने में 6 मिनट रुकता है। यानी 90 किलोमीटर में वो 7 किलोमीटर पूरा कितनी बार करेगा, 7 किलोमीटर कितनी बार पूरा करेगा, तो 12 सत्ते 84, यानी 12 बार करेगा, और 13 सत्ते 91, यानी 13वीं बार तो वो 90 किलोमीटर को पार कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा होगा। तो इसके बाद में क्या होगा, यानी 12 बार क्या करेगा, वो घोड़ा चेंज करेगा। ठीक है, 12 बार घोड़ा चेंज करेगा, और प्रत्येक घोड़ा जब चेंज करता है तो 6 मिनट वो रेस्ट करता है, या चेंज करने में समय ले लेता है। तो इंटू 6 तो कितना हो जाएगा, 72 मिनट यहाँ पे वो ले लेगा, 72 मिनट। ठीक है, तो कुल समय से कितना लगेगा भाई, 5 घंटे तो ये थे और 72 मिनट ये है, तो 72 मिनट हम क्या ले सकते हैं, 1 घंटा 12 मिनट। ठीक है, तो कुल समय कितना हो जाएगा, 5 और 1 6, 6 घंटे 12 मिनट, 6 घंटे 12 मिनट, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये दे रखा है, अब ये घातांक करने से आपको क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि 2,34,651, 2,34,651, 2,34,651 की जो घात दे रखी है, कितनी दे रखी है, कितना दे रखा है इसकी घात, 23,451, 23,451। तो भाई मेरे प्यारे डाल लो, एक समझ लो कि मैंने जब आपको जो मैथ करा था एक चीज समझाई थी कि जिन संख्याओं को अंत में क्या हो, 1 हो,
सॉरी 1 हो, 5 हो और 6 हो, इनके ऊपर कितनी भी घात लग जाए, कितनी भी घात लग जाए, लाख में करोड़ में कितनी भी घात लग रही हो, इनका मान 1 का 1 ही रहेगा इकाई अंक, 5 का इकाई अंक 5 ही रहेगा, 6 का इकाई अंक 6 ही रहेगा। तो इस सवाल में क्या दे रखा है, इस सवाल में इकाई अंक 1 दे रखा है, तो इकाई अंक का 1 ही रहने वाला है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ बच्चों को पता नहीं था तो बहुत घूम जाते इस क्वेश्चन में। चलो ये रेलगाड़ी वाले चैप्टर से सवाल आ चुका आपका, रेलगाड़ी से। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर चलती हुई एक गाड़ी उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या है? क्वेश्चन ये है। तो एक चीज समझो कि यहाँ पे क्या 60 किलोमीटर जो है, जो चाल है उसकी 60 किलोमीटर है, लेकिन उसी के साथ में क्या, जैसे ये रेलगाड़ी इस तरफ जा रही है, ठीक है, तो एक आदमी पटरी के सहारे क्या दौड़ रहा है इसी तरफ, इसको पार करने में कितना 7 सेकंड में पार कर जाती है, 7 सेकंड में। तो इसकी रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, इसकी लंबाई निकालनी है। ठीक है, लेकिन क्या एक चीज समझो कि यहाँ पे क्या है, ऑप्शन जो देखो एक बार गाड़ी की लंबाई क्या है ये बतानी है। तो ऑप्शन पे नजर मान लेते 100 मीटर, 116 सही 2/3 मीटर यानी 110 मीटर, या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि जो व्यक्ति है वो क्या दौड़ रहा है, व्यक्ति क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, और दौड़ते हुए व्यक्ति की हम अगर इसमें चाल दे रखी होती तो हम इसको क्या करते, निकाल सकते थे। इसकी चाल नहीं दे रखी है तो हम निकाल नहीं सकते। हाँ, अगर ये कहता है व्यक्ति खड़ा हुआ है तो हम इसको निकाल सकते थे। ठीक है, ऐसा करेंगे। ठीक है, अगर देखो चलो खड़ा हुआ, अगर ऐसा क्वेश्चन है खड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसको 7 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो देखो क्या हो जाएगा। तो चाल जो दे रखी है, अब जो मैं करा रहा हूं उसको इस तरीके से करा रहा हूं कि व्यक्ति खड़ा हुआ है। ठीक है, व्यक्ति खड़ा हुआ, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन दौड़ते हुए भी आ सकता है और खड़े होकर भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं खड़े हुए व्यक्ति करा रहा हूं मैं। तो खड़े हुए व्यक्ति के लिए क्या करेंगे हम, तो चाल क्या दे रखी है इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा, 60 × 5/18। ठीक है, तो 6 तिया 18 और 6 दाढ़ी 10, तो कितना 50/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, ये आ गया। अब अगर 7 सेकंड में पार करती है तो 7 सेकंड में कितनी दूरी चलेगी, 7 सेकंड में दूरी कितनी चलेगी, तो 50 × 50/3 × 7, तो कितना जाएगा 350/3 मीटर, 350/3 मीटर की इसकी लंबाई आएगी। ठीक है, जो भी कैलकुलेशन पॉइंटों में फैला लेना, इसको दे रखी होगी। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन बी। ठीक है, तो 116 2/3 मीटर। बहुत से बच्चे तो इसी को कराएंगे, बहुत से बच्चे अगर ऐसा क्वेश्चन सेम ये क्वेश्चन आ गया तो इसी को कराएंगे, लेकिन उन्होंने ये ध्यान नहीं दे रखा कि जो व्यक्ति है वो दौड़ रहा है। अगर व्यक्ति दौड़ नहीं रहा होता तो इसका ये आंसर आता। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी नौका के 8 घंटे में 40 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह चलता है और 6 घंटे में 36 किलोमीटर अनुप्रवाह चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, धारा की चाल ज्ञात करनी है। तो देखो करना क्या है, मैं आपको कि धारा की साइड में जब व्यक्ति जा रहा है, नाव धारा से क्वेश्चन है, तो धारा की साइड में जब व्यक्ति जा रहा है नाव को लेके, तो 8 घंटे में 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, और धारा के साथ में जो मतलब ऊर्ध्व प्रवाह चल रहा है, अनुप्रवाह चल रहा है, तो 6 घंटे में 36 किलोमीटर जा रहा है। तो देखो धारा के साथ में चाल, धारा के साथ में, ठीक है, चाल कितनी हो जाएगी, 6 घंटे में कितना 36 किलोमीटर, तो 6 घंटे में 36 यानी 36/6 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत कितना जाएगा, 40/8 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अब एक चीज समझो, यदि कोई नाव धारा की दिशा में चल रही है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा जा रही है, और धारा के विपरीत चल रही है तो क्या हो रही है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। तो इसमें नाव की चाल पूछी है,
तो सॉरी नाव की क्या धारा की चाल पूछी है, तो धारा की चाल निकालने में क्या करते हैं, पहले हम निकालेंगे व्यक्ति की चाल, नाव की चाल। तो इन दोनों की चाल क्या है हमारी 6 और 5, तो 6 + 5/2 यानी 11/2 को हम क्या ले सकते हैं 5.5। ठीक है, 5.5 तो तुम्हारी क्या है नाव की चाल है। और धारा के साथ जब चलता है तो 5 किलोमीटर रह जाती है, और धारा के विपरीत चलता है तो 5 किलोमीटर रह जाती है, और धारा के साथ में जब चलता है तो 6 हो जाती है। तो यानी कितनी घट और बढ़ रही है, कितनी 0.5 यानी आधे किलोमीटर प्रति घंटे की तो क्या रफ्तार घट और बढ़ रही है। तो यही क्या पानी की यानी धारा की चाल हो जाएगी। तो 0.5 किलोमीटर प्रति आवर क्या है धारा की चाल है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा ए से हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये बताना है आपको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। तो इसके क्वेश्चन करने के बाद में आप मुझे रिव्यू बिल्कुल जरूर दें कि आपका कितना सही रहा है, क्या रहा है, फीडबैक पूरा दें। ठीक है, ताकि हमारा मनोबल बढ़े। वीडियो ज़्यादा से शेयर करें। देखो ये कह रहा है किसी वर्ग यानी वर्ग है, वर्ग ABCD, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। तो जो विकर्ण है, जो विकर्ण क्या है इसका 5.2 वर्ग मीटर 5.2 सेंटीमीटर है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो वर्ग है और इसमें विकर्ण है, तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा विकर्ण स्क्वायर/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे विकर्ण का स्क्वायर कितना है 5.2 का स्क्वायर/2। इसका जो वर्ग होगा कितना 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 10 तो 20 हासिल लगी 2 और 55 25 25 तो 27 पॉइंट यहाँ लग जाएगा 2 के बाद /2 हो जाएगा। ठीक है, इसको भागित करेंगे हम तो 13 दूनी 26 तो 13.52 यानी इसमें सीधे सीधा ऑप्शन में आ रहा है 13.52 वर्ग मीटर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास यहीं पे सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में कल। और आपको ये पर डे क्या है एक बैच मिलेगा आपको रेगुलर करने के लिए, तो वीडियो जैसा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।